हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे सीमा पार से बड़ी साजिश का पर्दाफाश। अमित शाह जी ने संभाला मोर्चा, खास रणनीति हुई तैयार। जी हां, पीओके में हिंदुस्तान के खिलाफ रची जा रही बड़ी साजिश में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए बनाई है खास रणनीति अजीत डोभाल के साथ में। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे चीन की धमकी का बिल्कुल भी डर नहीं भारत के साथ। ऊर्जा समझौता करेगा नेपाल, जयशंकर जी जाएंगे काठमांडू। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे पाकिस्तान की चालबाजी होगी नाकाम, बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए तस्करी के खतरे का होगा अंत उठाया, ये सबसे बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे आम चुनाव से पहले बीजेपी का दूसरा सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, राम मंदिर के बाद सीएए लागू करने की बहुत बड़ी तैयारी। बताएंगे इसको लेकर क्या है खबर। साथ ही साथ आपको बताएंगे ओवैसी ने मस्जिद को लेकर भड़काऊ अपील की तो रामलला के पुजारी ने कब्रिस्तान का रास्ता दिखा दिया। साथ ही साथ इस ठंड में बच्चों के स्कूल की छुट्टी को लेकर भी सबसे बड़ी खबरें, एक से एक जानकारी बताएंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पीओके में हिंदुस्तान के खिलाफ रची जा रही बड़ी साजिश, जिसके बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए बनाई खास रणनीति। आपको बता दें साल 2023 के आखिरी में जम्मू कश्मीर में शांति बहाली की कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा। 21 दिसंबर को राजौरी में आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के राजौरी का दौरा किया, सेना को सतर्क और मुस्तैद रहने की हिदायत दी। अब गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पुंछ, राजौरी से लेकर कश्मीर घाटी तक आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की बड़ी रणनीति बन रही है। ये सब उस खुफिया जानकारी के आने के बाद किया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि पीओके में आईएसआई भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक सीमा पार यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकी कमांडरों के साथ एक बड़ी साजिश रचने में जुटी है। वो जम्मू कश्मीर में 600 से ज्यादा सोशल मीडिया के फेक अकाउंट सक्रिय करने में लगे हैं। इन अकाउंट के जरिए पाकिस्तान प्रायोजित प्रोपेगेंडा प्रसारित करने की कोशिश की जाएगी। वहां के नौजवानों को बरगलाकर आतंक को भड़काने की कोशिश होगी। इस पर भारत के सरकारी एजेंसियों की कड़ी नजर है। बहुत जल्दी ही इसके खिलाफ बड़ा कदम उठाया जा सकता है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय एक बड़ी योजना पर काम कर रहा है, जो पाक प्रायोजित आतंक को खत्म कर देगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहाँ चीन की धमकी का डर नहीं, भारत के साथ ऊर्जा समझौता करेगा नेपाल, जयशंकर जी जाएंगे काठमांडू। बता दें नेपाल ने चीन की धमकियों के बावजूद भारत के साथ दीर्घकालिक ऊर्जा समझौता करने का ऐलान किया है। इस समझौते पर भारतीय विदेश मंत्री की आगामी नेपाल यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग बढ़ाने के भारत के प्रस्ताव पर भी हस्ताक्षर किया जाएगा। जयशंकर जी गुरुवार को काठमांडू की एक छोटी यात्रा पर जा रहे हैं। वो भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी कर रहे हैं, जो भारत और नेपाल के बीच उच्च स्तर का द्विपक्षीय तंत्र है। ये आयोग द्विपक्षीय संबंधों की संपूर्ण स्थिति की समीक्षा करने का काम करता है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार जयशंकर जी की नेपाल यात्रा की औपचारिक घोषणा अभी भी बाकी है, लेकिन अखबार ने नेपाली सूत्रों के हवाले से बताया कि जयशंकर जी गुरुवार सुबह काठमांडू पहुंचेंगे और नेपाली विदेश मंत्री के साथ आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक में नेपाली प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री एनपी सऊद करेंगे। जयशंकर जी ने आखिरी बार 2019 में काठमांडू का दौरा किया था। इस दौरे पर जयशंकर जी के साथ भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, संयुक्त सचिव उत्तर नेपाल भूटान के प्रभारी अनुराग श्रीवास्तव, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची और सीमा प्रबंधन मुद्दों से निपटने वाले विदेश मंत्रालय के अन्य अधिकारी साथ होंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत के साथ समझौते का विरोध करता है चीन। चीन शुरू से ही भारत नेपाल ऊर्जा समझौते का विरोध करता आया है। पिछले साल सितंबर में नेपाल में चीनी राजदूत चेन सोंग ने इस समझौते के खिलाफ जमकर जहर उगला था। चीनी राजदूत ने दावा किया था कि नेपाल के प्रति भारत की नीतियां अक्सर मित्रवत नहीं होती हैं और नेपाल के लिए पूरी तरह से फायदेमंद नहीं है। बहरहाल इस डील से वाकई में बड़ा और तगड़ा झटका लगने वाला है चीन को। अगर आप भी मानते हैं कि जिस प्रकार से 2014 से पहले चीन ने भारत को झटके पे झटके दिए हैं, अब उसी तरह मोदी सरकार चीन को झटके दे रही है, तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान की चालबाजी होगी नाकाम, बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए तस्करी का खतरे का होगा अंत। जी हां, पाकिस्तान से सटी सीमा पर आए दिन तस्करी करने की नीयत से ड्रोन की घुसपैठ की जाती है, लेकिन अब ऐसा ना हो सकेगा। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान से सटी सीमा पर ड्रोन के जरिए तस्करी के खतरे का अंत हो जाएगा। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि ये अंत कब तक होगा। सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार और मादक पदार्थ की तस्करी करके इन्हें भारतीय क्षेत्र में पहुंचाने की समस्या का अगले 6 महीने में अंत हो जाएगा, क्योंकि एक स्वदेशी ड्रोन
ड्रोन रोधी प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही है। इससे राष्ट्र विरोधी तत्वों के इस तरह के दुस्साहस पर रोक लगाई जा सकेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन रोधी प्रौद्योगिकी की 3 डिजाइन पर काम कर रही है और अंतिम परिणाम 3 या इन तीनों का संयोजन हो सकता है। जी हाँ, अधिकारी ने कहा कि ड्रोन के इस्तेमाल से सीमा पार से हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी का खतरा अगले 6 महीनों में खत्म हो जाएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर आतंकियों को पालने पोसने की पाकिस्तानी नीति पर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने की बड़ी बात। कहा, हमने उनका खेल खराब कर दिया। जी हाँ, पाकिस्तान की नीति आतंकियों को पाल पोस कर भारत के खिलाफ हमला करने की रही है। उसने दशकों तक आतंकवाद का इस्तेमाल कर भारत को कमजोर करने की नीति पर काम किया ताकि भारत उसके साथ बातचीत की टेबल पर आए। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान की इस नीति पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हमने उनका खेल खराब कर दिया है। जयशंकर जी ने मंगलवार को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान की मूल नीति सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल कर भारत को टेबल पर लाने के लिए रही है। हमने अब यह खेल नहीं खेलकर उसकी नीति बेकार कर दी है। जयशंकर जी ने कहा कि पाकिस्तान आज नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल भारत को टेबल यानी बातचीत के लिए लाने के लिए कर रहा है। ये उनकी नीति का मूल तत्व है। हमने अब यह गेम ना खेलकर उनकी नीति को ही बेकार कर दिया। वाकई में दोस्तों, भारत अब जो कर रहा है वाकई में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा काट है। दोस्तों, अब किसी भी तरीके से पाकिस्तान के जाल में भारत फंस ही नहीं सकता। क्या आप भी मानते हैं ये बात? बताइएगा जरूर। एक और खबर की ओर चले, जहां ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बने 5 देश मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई को मिली जगह। जी हाँ, भारत, रशिया और चीन सहित शीर्ष उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले ब्रिक्स समूह ने वैश्विक मामलों में पश्चिमी प्रभुत्व की पृष्ठभूमि में अपनी रणनीतिक शक्ति बढ़ाने के प्रयास के तहत इसमें 5 पूर्ण सदस्यों को शामिल करने की घोषणा की है। रशिया के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालते ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को कहा कि ये समूह अब 10 देशों का संगठन बन गया है, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात नए सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं। अगस्त में जोहानिसबर्ग में समूह के शिखर सम्मेलन में शीर्ष ब्रिक्स नेताओं ने 1 जनवरी से अर्जेंटीना सहित 6 देशों को इस समूह में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। हालांकि अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली ने पिछले हफ्ते अपने देश को ब्रिक्स बोले तो ब्राजील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका का सदस्य बनने का प्रस्ताव वापस लेने की घोषणा की थी। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां रशिया के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बेकार हवाई अड्डा खरीदेगा अपना भारत। चीन का क्या है इससे कनेक्शन बता दें। भारत और रशिया जल्द ही दुनिया के सबसे बेकार हवाई अड्डे को साथ मिलकर खरीद सकते हैं। ये हवाई अड्डा भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में स्थित है, जिसे चीन के पैसों से बनाया गया है। ये एयरपोर्ट श्रीलंका के मटाला शहर में स्थित है, जो हम्बनटोटा बंदरगाह से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। इसे मटाला राजपक्षी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बोले तो मारिया या हम्बनटोटा हवाई अड्डा के नाम से भी जानते हैं। श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन को कर्ज के बदले 99 साल की लीज पर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत और रशिया हम्बनटोटा एयरपोर्ट को खरीदने के लिए एक जॉइंट वेंचर बना सकते हैं। इसका एकमात्र कारण हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। श्रीलंकाई न्यूज वेबसाइट न्यूज फर्स्ट की रिपोर्ट के अनुसार रशिया ने श्रीलंका के मटाला राजपक्षे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को चलाने के लिए निजी कंपनियों को शामिल करते हुए भारत के साथ एक जॉइंट वेंचर में शामिल होने की इच्छा जताई है। श्रीलंका में रूसी राजदूत लेवन एस दक्षागेरियन ने इस हवाई अड्डे को संचालित करने के लिए भारत के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि अलग अलग विचार थे, अलग अलग प्रस्ताव थे और सिर्फ हमारे विचारों को व्यक्त करने के लिए इस पर विचार किया जा सकता है। अगली खबर की बात करें, जहां भारत पाकिस्तान के बीच करूंगी पुल का काम। खैबर पख्तूनख्वा से पीपीपी की हिंदू उम्मीदवार सवीरा का बयान बता दें। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव है, जिसको लेकर तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बुनेर निर्वाचन क्षेत्र से हिंदू उम्मीदवार सवीरा प्रकाश को उम्मीदवार बनाया है। बुनेर निर्वाचन क्षेत्र से आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू उम्मीदवार सवीरा प्रकाश ने कहा कि अगर वो चुनाव जीत जाती है तो वो पाकिस्तान और भारत के बीच राजनयिक पुल बनाने में मदद करेंगी। गौरतलब है कि पेशे से डॉक्टर 25 वर्षीय सवीरा ने पिछले हफ्ते बुनेर जिले में PK-25 की सीट के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से पहले उम्मीदवार हिंदू उम्मीदवार सवीरा ने मंगलवार को कहा कि उन्हें बुनेर की सीट का दर्जा मिला है। साथ ही मुस्लिम भाइयों ने उन्हें न केवल वोट देने का आश्वासन दिया है बल्कि चुनाव में पूरा समर्थन देने की भी बात कही है। उन्होंने एक साक्षात्कार में दावा किया कि वो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की समस्याओं को हल करने में मदद करेंगी। सवीरा ने कहा कि वो एक देशभक्त हिंदू है और बुनेर की बेटी का दर्जा मिलने के बाद से उनका मनोबल और बढ़ गया है। सवीरा ने कहा कि अगर वो प्रांतीय असेंबली सदस्य के रूप में चुनी जाती है तो वो इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच सेतु की तरह काम करेंगी। यहाँ तक कि पाकिस्तान के सीमा पार रह रहे हिंदू समुदाय के लोग बिना झिझक के मुझसे संपर्क कर सकेंगे। सवीरा ने कहा कि लोग उनके समर्थन में खड़े हैं और इसी वजह से उन्हें कभी भी अपमानित महसूस नहीं हुआ। बहरहाल दोस्तों, जिस प्रकार से सवीरा कह रहे हैं कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच सेतु की तरह
तरह कार्य करेंगी। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहाँ रूसी बलों ने गलती से यूक्रेन की सीमा से सटे अपने ही गांव में कर दी बमबारी, सेना ने कर दी पुष्टि। जी हाँ, रशिया और यूक्रेन के बीच नए साल के साथ ही जंग और भी ज्यादा तेज हो गई है। इस बीच रूसी सेना ने पुष्टि किया है कि उसने यूक्रेन के नजदीक सीमा पर अपने ही एक गांव में बमबारी कर दी, यानी कि रूस ने अपने ही क्षेत्र के एक गांव में बमबारी कर दी। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना की ओर से दक्षिणी वोरोनिश क्षेत्र के पेट्रोपावलोव्का गांव के ऊपर विमानों ने बमबारी की। वायुसेना ने यह बमबारी सुबह करीब 9 बजे बोले तो वहां के समय के अनुसार किया। इसमें किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। अगली खबर बता दें, गाजा में नेतन्याहू हुए फेल, अब हिजबुल्लाह का भी खतरा, इजराइल के पूर्व जनरल ने ही खोल दी नेतन्याहू की पोल। बता दें, नए साल के साथ ही इजरायली सेना आईडीएफ ने गाजा में हमले और तेज कर दिए हैं। जेरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट है कि इजराइल ने गाजा के कई इलाकों पर बम वर्षा की है। इस हमले में मरने वाले ज्यादातर आम नागरिक हैं। हमास द्वारा नियंत्रित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजराइल ने उन जगहों पर हमले किए हैं जिन स्थानों को आईडीएफ आम नागरिकों के लिए सुरक्षित जगह मानती है। इस बीच इजराइल के पूर्व जनरल ने गाजा के युद्ध में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के फेल होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि आईडीएफ हमास का मुकाबला करने और सुरंगों पर नियंत्रण करने में नाकाम रही है। अब उस पर हमास ही नहीं हिजबुल्लाह के हमले का भी खतरा मंडरा रहा है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि हमास से जंग के बाद नेतन्याहू की लोकप्रियता को तगड़ा झटका लगा है। सपोर्ट में बस 15% इजरायली ही हैं। जी हाँ दोस्तों, इजराइल में एक सर्वे निकलकर सामने आया है इसके यानी इस युद्ध के बीच, जहां जिसके मुताबिक हमास के खिलाफ जारी युद्ध से इजराइल में नेतन्याहू की लोकप्रियता को बड़ा झटका लगा है। कारण है, सर्वे के मुताबिक केवल 15% इजरायली ही चाहते हैं कि गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने पद पर बने रहे। हालांकि कई लोग अभी भी फलस्तीनी क्षेत्र में अलगाववादियों को कुचलने की उनकी रणनीति समर्थन कर रहे हैं। जी हाँ, आप क्या कहते हैं दोस्तों नेतन्याहू जी को लेकर, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें जहां जापान में विमानों की टक्कर में 5 कोस्ट गार्ड की हुई मौत, खड़े एयरक्राफ्ट में पाए गए झुलसे हुए शव। जी हां, जापान में एक एयरपोर्ट पर भयंकर विमान हादसा हुआ। लैंडिंग के वक्त ये रनवे पर खड़े एक विमान से टकरा गया, जिसके बाद भीषण आग लग गई। हैरान करने वाली बात यह थी कि विमान में सवार सभी 379 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन रनवे पर पहले से खड़े जिस विमान से ये टकराया था उसमें 5 शव पाए गए हैं। शव पूरी तरह से झुलस गए थे। जानकारी के मुताबिक कोस्ट गार्ड के 5 सदस्य इस हादसे में मारे गए हैं। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि हादसे के 2 घंटे बाद भी आग पर काबू न पाया जा सका। जी हाँ, अगली खबर बता दें, यूक्रेन को दान में मिले युद्ध पोतों को काला सागर में घुसने नहीं देगा तुर्की। एर्दोगन ने नाटो से पंगा लिया। जी हाँ, तुर्की ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को ब्रिटेन से दान में मिले 2 माइन हंटर जहाजों को काला सागर जाने की अनुमति नहीं देगा। काला सागर में प्रवेश के लिए इन जहाजों को तुर्की की जल सीमा से होकर गुजरना होगा। तुर्की का दावा है कि अगर यह युद्ध पोत उसकी जल सीमा से होकर गुजरता है तो ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन होगा। ब्रिटेन ने पिछले महीने कहा था कि वो रशिया के साथ युद्ध में यूक्रेन के समुद्री अभियानों को मजबूत करने में मदद करने के लिए रॉयल नेवी के 2 माइन हंटर जहाज यूक्रेनी नौसेना को ट्रांसफर करेगा। तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के कम्युनिकेशन डायरेक्टरेट ने कहा कि नाटो सदस्य तुर्की ने सहयोगियों को सूचित किया कि जब तक यूक्रेन में युद्ध जारी रहेगा वो जहाजों को अपने बोस्फोरस और डरडानेल जलडबरू मध्य का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। जी हाँ, साथ ही साथ खबर ये भी है कि क्या तुर्की में घूम रहे हैं मोसाद के जासूस। पुलिस ने 34 लोगों को इजरायली एजेंट बताकर कर दिया गिरफ्तार। जी हाँ, तुर्की ने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट होने के शक में 34 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों का दावा है कि ये लोग मोसाद से जुड़े हैं और तुर्की में रहने वाले फलस्तीनियों को निशाना बना रहे थे। तुर्की के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मोसाद उनके देश में अपने एजेंटों को भर्ती कर रहा है। अगली खबर बता दें, जहां पर इस इस्लामिक देश को सामान बेचना भारत के लिए क्यों हुआ मुश्किल, लगातार गिरता जा रहा निर्यात। जी हां, मध्य पूर्व में भारत के सहयोगी देश ईरान को होने वाले निर्यात में पिछले 1 साल से कमी आ रही है। निर्यात में यह कमी पश्चिम एशिया अर्थव्यवस्था में रुपए के भंडार में गिरावट के बीच देखी जा रही है। मामले से परिचित सूत्रों ने कहा कि आने वाले समय में भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए ईरान को निर्यात बढ़ाने की भारत की कोशिशें आसान नहीं होने वाली हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास युद्ध में मध्य पूर्व के देशों का रशिया और हमास को समर्थन करना भारत की मुश्किलें बढ़ा रहा है। पिछले साल नवंबर से ईरान को भारत से होने वाले निर्यात में गिरावट देखी गई है। 2023 में जनवरी अक्टूबर के दौरान ईरान की तरफ जाने वाला शिपमेंट लगभग 44% घटकर 88.8 करोड़ डॉलर हो गया। अगली खबर बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव लड़ने पर लगी रोक पर फिर से भड़के विवेक रामास्वामी, कहा चुनाव का करेंगे बहिष्कार। जी हां, अमेरिका में कोलोराडो के बाद मेन राज्य की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। मेन दूसरा राज्य है जिसने 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल यानी कि अमेरिकी संसद पर हमले में ट्रंप की संदिग्ध भूमिका के लिए प्रतिबंधित किया है। अमेरिकी भारतीय रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने अपने प्रतिद्वंद्वियों से अपील की है कि वो अमेरिकी राज्यों मोन और कोलोराडो मतदान का
बहिष्कार करें, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अगली खबर बता दें, जहां लाल सागर में हूथियों के खिलाफ जंग, क्या इंडियन नेवी को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने का करना चाहिए ऐलान। दरअसल जैसे जैसे ग्लोबल पावर के तौर पर भारत का उदय हो रहा है, भारत राइज कर रहा है, भारत को लेकर दुनिया भर के देशों में आकांक्षाएं भी बढ़ने लगी हैं। खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आवाज उठ रही है कि अब वो वक्त आ गया है जब भारत को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। लिहाजा लाल सागर भारत के लिए टेस्ट का मैदान बन गया है, जहां ईरान समर्थित हूती विद्रोही जहाजों पर हमले कर रहे हैं और निगाहें भारत की तरफ उठ रही है कि क्या इंडियन नेवी को लाल सागर पर अपनी शक्ति दिखानी चाहिए। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या भारत को उन क्षेत्रों और मुद्दों में खुद को शामिल करना चाहिए जहां वो वास्तव में एक पार्टी नहीं है। क्या भारत को अपनी पारंपरिक तथा कथित गुटनिरपेक्ष छवि से परे जाकर सत्ता की राजनीति खेलनी चाहिए। इसके अलावा सवाल ये भी है कि क्या भारत अपने सीमित सैन्य बजट, डिफेंस कमांड स्ट्रक्चर में स्पष्टता की कमी और सरकार के कई क्षेत्रों में रणनीतिक विचारों में एकता की अनुपस्थिति को देखते हुए ऐसी सक्रिय भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। अगली खबर की बात करें, जहां पर आम चुनाव से पहले बीजेपी का दूसरा मास्टर स्ट्रोक, राम मंदिर के बाद सीएए लागू करने की बड़ी तैयारी। जी नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए पर जल्द ही बड़ा फैसला किया जा सकता है। सरकार से जुड़े एक अधिकारी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। असल में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही सरकार सीएए के लिए नियमावली जारी कर देगी। अगर ऐसा हुआ तो सीएए को लेकर चले आ रहे संशय का पटाक्षेप हो जाएगा, क्योंकि ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि यह कानून चुनाव से पहले आएगा या बाद में आएगा। अगर ऐसा हुआ तो सीएए के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान की जाएगी। ये वे लोग होंगे जो 31 दिसंबर से पहले भारत आया गए होंगे। दरअसल गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही सरकार सीएए के लिए नियमावली जारी कर देगी। ये सरकार की तरफ से कदम माना जा रहा है। बीते काफी दिनों से इसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी रहा है। अभी पिछले ही दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये देश का कानून है। इतना ही नहीं, उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का भी इल्जाम लगाया था। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल क्या लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू कर दिया जाना चाहिए? दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं? कमेंट में लिखकर इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां नया हिट एंड रन कानून अभी नहीं होगा लागू, सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स को दिलाया भरोसा। ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की कर डाली अपील। जी हाँ, हिट एंड रन केस के लिए नए कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह हो गई है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधि और सरकार के बीच हुई बातचीत सफल हुई है। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा है कि ट्रक ड्राइवर अपनी हड़ताल वापस लें और काम पर लौट आए। ट्रांसपोर्ट संगठन ने देश भर के ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा है। सरकार की तरफ से संगठन को आश्वासन दिया गया है कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा और जब भी इसे लागू किया जाएगा तो संगठन से चर्चा की जाएगी। इसके बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हिट एंड रन केस के मामलों के लिए नए कानून का विरोध हो रहा है। देश भर में बड़े वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर हैं और चक्का जाम कर कानूनों का लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर मंगलवार शाम को गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रांसपोर्ट संगठन की बैठक हुई। यहाँ आश्वासन मिलने पर संगठन हड़ताल वापस लेने को सहमत हो गया है। जी हाँ, यानी कि दोस्तों ये जो नया कानून आया है हिट एंड रन को लेकर, इसको अभी टाल दिया गया है। बहरहाल अब जो खबरें आ रही थी कि महंगाई बढ़ जाएंगी चक्का जाम की वजह से, अब आप निश्चिंत हो जाइए क्योंकि अब यह हड़ताल खत्म हो चुकी है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां ओवैसी ने मस्जिद को लेकर भड़काऊ अपील की तो रामलला के पुजारी ने कब्रिस्तान का रास्ता दिखा दिया। जी हाँ, भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। एआईएमआईएम नेता और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम युवाओं से अपील करते हुए भड़काऊ अपील करते हुए मस्जिदों को बचाए रखने की बात कही है। इस पर अयोध्या के संतों और बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि राम के विरोधी अब कब्रिस्तान जाएंगे। बीते 32 साल से रामलला की पूजा करते आ रहे सत्येंद्र दास ने ओवैसी के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि देश में अब मुगलों का शासन नहीं है, राम के विरोधी अब कब्रिस्तान जाएंगे। तो वहीं सीनियर नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 22 जनवरी की तारीख हर हिंदुस्तानी के लिए ऐतिहासिक दिन है। उल्टे बयानबाजी करने वाले कम्युनल कारीगर हैं, ये समाज में जहर घोलने की कोशिश है। बता दें कि ओवैसी ने बीते दिनों मुस्लिमों से अपील करते हुए कहा कि नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, हमारी मस्जिद हमने गवा दी और वहाँ क्या किया जा रहा है आप देख रहे हो। क्या तुम्हारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? जहाँ 500 साल हमने बैठकर कुरान पढ़ी है, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। जिसके बाद दोस्तों इन पुजारी ने जवाब दिया है और कब्रिस्तान का रास्ता दिखा दिया। अगली खबर बता दें, इंडिया में
शामिल होगी क्या बीएसपी? सपा और कांग्रेस में क्यों नहीं बन रही? बात क्या है गणित बता दे। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में बीएसपी शामिल होगी या नहीं, इस बात को लेकर भ्रम अब भी बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस चाहती है कि बसपा भी शामिल हो, लेकिन एसपी इस बात पर सहमत नहीं है। वहीं बसपा भी इस तरह के किसी भी संगठन गठबंधन से इनकार कर रही है। बीते महीने इंडिया गठबंधन की बैठक में सपा ने सीधा कांग्रेस से पूछ भी लिया था कि वो बसपा को लेकर क्या करने वाली है। इसके बाद बीएसपी चीफ मायावती ने भी कहा था कि इंडिया गठबंधन के दलों को उन पार्टियों के बारे में बात करना नहीं चाहिए जो उनके गठबंधन में शामिल नहीं है। अगली खबर बता दें, अयोध्या के नाम जुड़ेगा एक और कीर्तिमान। सरयू तट पर राम की प्रतिमा बनाएगी वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या के नाम एक और कीर्तिमान जुड़ सकता है। यहाँ पर 823 फीट की रामलला की प्रतिमा लगाने की तैयारी हो रही है। हरियाणा के मानेसर की एक फैक्ट्री में यह प्रतिमा बन रही है। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इंतजार में पूरी दुनिया की निगाहें इस समय इस बात पर टिकी है कि राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला का कौन सा स्वरूप स्थापित किया जाएगा। लेकिन आने वाले समय में भगवान श्री राम जी की नगरी अयोध्या विश्व रिकॉर्ड भी बना सकती है। हरियाणा के मूर्तिकार नरेश कुमावत को भगवान राम जी की 823 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने के लिए कहा गया है। असल में यह प्रतिमा अयोध्या में सरयू नदी के तट पर स्थापित की जा सकती है। अगर यह सपना साकार हो जाता है तो भगवान रामलला का यह स्वरूप दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का कीर्तिमान स्थापित करेगा। ऐसे में जय श्री राम कमेंट में आप लोग जरूर कहिएगा। अगली खबर बता दें, कर्नाटक के कांग्रेस नेता ने राम मंदिर को लेकर दिया ऐसा विवादित बयान। राम से की सिद्धारमैया की तुलना। दरअसल राम मंदिर निर्माण को लेकर सैकड़ों सालों से जो सपना देखा गया था अब वो सच होने जा रहा है। इसी बीच दोस्तों, कर्नाटक के एक पूर्व मंत्री ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दे डाला। राम मंदिर निर्माण से पहले विवादित बयानों की जैसे झड़ी लग रही हो, आए दिन कुछ न कुछ विवादित बयान सामने आ रहे हैं। अब कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री ने ऐसा विवादित बयान दे डाला कि जनता भी हैरत में पड़ गई है। अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन पर अब तक सिद्धारमैया के पास आमंत्रण नहीं आया है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता होलाल केरे अज्जन ने सिद्धारमैया की तुलना प्रभु श्री राम से कर डाली। होलाल केरे ने कहा कि हमारे सिद्धारमैया खुद ही राम जी हैं, फिर हम अयोध्या में जाकर उस राम की पूजा क्यों करें जो कि बीजेपी के राम हैं। भाजपा ये सब प्रचार के लिए करती है, उसे ये सब करने दीजिए। होलाल केरे ने कहा कि हमारे राम तो हमारे दिलों में रहते हैं। मैं अंजने हूँ या अंजनी पुत्र हनुमान तो आप जानते ही होंगे उन्होंने क्या किया था। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते कि ऐसे विवादित बयान बर्दाश्त नहीं किए जाने चाहिए तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अंतिम खबर आपको बता दे, जहाँ सर्दी के चलते नर्सरी के 8वीं कक्षा तक के स्कूल 6 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। माध्यमिक खुलेंगे। जी हाँ, कड़ाके की सर्दी को देखते हुए जिला प्रशासन ने नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी बोर्ड स्कूल 6 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिए हैं। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार ने सभी संबंधित विद्यालयों का आदेश जारी कर दिया है। माध्यमिक स्कूलों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। नोएडा एनसीआर की खबर है दोस्तों। बहरहाल ये थी भी सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।